हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अध्याय स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, आपकी मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी की साइंस की मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हमने 2 मैराथन क्लास पहले पढ़ चुकी है। आज हमारी ये तीसरी मैराथन क्लास, एक्चुअली ये चौथी मैराथन क्लास होगी, क्योंकि आपको जो मैराथन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं एक लाइव के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, जो कि दोपहर को 1 बजे होती है, और एक रिकॉर्डेड आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाती है जो कि शाम को 6 बजे रहेगी। ये जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे हम पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साथ ही जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू प्रश्न है उनको भी सॉल्व करते हैं। और पीवाईक्यू क्वेश्चन ऐसे नहीं कि कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिया, आपके फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी में ही आए हुए प्रश्नों को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, और हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये नहीं कि बस देख लिया इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। हम हर एक ऑप्शन को देखते हैं कि इस ऑप्शन से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और इस टॉपिक से और क्या प्रश्न बन सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम यहीं क्लास में डिस्कस करते चलते हैं। देखिए, अभी आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मोटा मोटी 1 महीने का टाइम बचा है, जिसमें आपका 2-4 दिन तो त्योहारों में निकल जाएगा। तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसमें से भी ज़्यादा आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि व्यापम में आप देखिए, एक तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दूसरा पैटर्न बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। अगर जैसे पैटर्न के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए थे, उसी पैटर्न के क्वेश्चन अभी आपके अगले एग्जाम में, जो आपका एग्जाम अप्रैल में होगा, उसमें भी आने की पूरी संभावना है। तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साथ ही उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन देखना है कि यानी इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही आप ये देखते जाइए कि जब भी आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ये देखिए कि हमको कहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम जा रही है, फिर आप उस टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट करिए। तो ऐसा क्या होगा, ऐसे में आपका कंप्लीट साइंस का रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, अगर आप एक एक टॉपिक का थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप मॉक भी दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाइए। इसीलिए आप क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी में जाइए, थ्योरी के थ्रू क्वेश्चन में मत जाइए। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आप देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ पे जा रही है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं बन रही हैं, उसके थ्रू आप थ्योरी पे जाइए, और जो चीज़ें जहाँ पे आप अटक रहे हैं उसका आप बेस स्ट्रॉन्ग करिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो आपका एक बेस बिल्डअप हो ही जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्या उनका लेवल रहता है, और आगे प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। श्वसन प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका पीवाईक्यू प्रश्न ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ऐसे ही मन से, अपने मन से प्रश्न ये नहीं लाया गया है। ठीक है, अब देखिए, जब भी रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है ना, तो श्वसन क्या है? एक प्रकार की जैविक प्रक्रम है, एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है कि नहीं है? तो श्वसन एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है, जिसमें जो जीव होते हैं वो O2 को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और भोजन, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, मतलब भोजन को जो है उससे ग्लूकोज बनाते हैं, उसका ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण से क्या होता है? एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो अपशिष्ट के रूप में होता है, अपशिष्ट के रूप में CO2 और यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान अगर पूछा जाए कि कौन सी गैस ग्रहण की जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अंदर क्या ली जाती है? ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मर्करी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? मार्स गैस, मोहर्स सॉल्ट, मोहर का नमक, बर्मेलियन यानी सिंदूर, या फिर पोटास एलम, पोटास एलम नाम है। बताइए, मर्करी सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है HgS। अब मर्करी सल्फाइड को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आप ये कमेंट करके आंसर बताइए, तब तक हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, मार्स गैस क्या होती है? इसका रासायनिक नाम होता है मीथेन। मार्स गैस का रासायनिक नाम मीथेन होता है, फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये क्या होता है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है ज्वलन वाली, यानी एक प्रकार की ज्वलनशील फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग, ये ज्वलनशील होती है, इसीलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एक चीज क्लियर हुई। दूसरा क्या है? दूसरा है मोहर का सॉल्ट, मोहर्स सॉल्ट। मोहर्स सॉल्ट क्या होता है? इसका रासायनिक नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? फेरस अमोनियम अमोनियम सल्फेट।
ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, सूत्र की बात करें, तो सूत्र क्या हो जाएगा, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा SO4 डॉट 6H2O। ये मोहर का नमक या मोहर सॉल्ट का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो मोहर सॉल्ट का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं वर्मिलियन या फिर सिंदूर में। ये मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम है। मरकरी सल्फाइड यानी HCS का ये सामान्य नाम है। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग चमकीला होता है। कैसा होता है, इसका रंग चमकीला होता है। इसका उपयोग पारंपरिक सिंदूर और रंगों में किया जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन और बचता है पोटास एलम, इसको भी समझ लेते हैं। तो पोटास एलम क्या होता है, इसका जो रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और इसका अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O, ये फॉर्मूला होता है पोटास एलम का। इसका उपयोग जल शोधन में जो भी औषधि कार्य होते हैं उनमें किया जाता है। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा। मार्स गैस क्या होती है, मोहर सल्ट क्या होता है, वर्मिलियन क्या होता है और पोटास एलम क्या होता है। बाकी इस प्रश्न के करेक्ट आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट इनमें से डैश डैश का अयस्क है, आयरन का, एल्यूमिनियम का, मर्क्यूरी का यानी पारा का या फिर कॉपर का। बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण ओर या फिर अयस्क माना जाता है। इसीलिए इसमें औद्योगिक विधियों द्वारा एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। किससे, बॉक्साइट से। ठीक है, अब बाकी देखिए बॉक्साइट में मुख्य रूप से होता क्या है, फॉर्मूलों को अगर देखें तो Al2O3 डॉट 2H2O। देखिए तो बॉक्साइट में मुख्य रूप से क्या होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड पाया जाता है। और जो एल्यूमिनियम होता है ना, ये एक तो हल्का होता है, हल्के के अलावा ये क्या होता है, मजबूत होता है और जंगरोधी होता है। तीन इसमें क्या होती हैं, प्रकृति होती हैं, तीन इसके गुण होते हैं। ये एक तो ये हल्का होता है, दूसरा मजबूत होता है, तीसरा जंगरोधी होता है, यानी इसमें जंग नहीं लगता है। इसीलिए इसका उपयोग बर्तन में, तार में, हवाई जहाज में बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का भी है, मजबूत भी है और जंगरोधी है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट का जो प्रमुख अयस्क है क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। देखिए अब आयरन भी दिया है, तो आयरन का अयस्क क्या हो जाएगा, लोहे के अयस्क कौन कौन से हो जाएंगे, तो लोहे के अयस्क में एक आ जाएगा हेमेटाइट और दूसरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। क्या, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। पारे के अयस्क की बात की जाए तो पारे का अयस्क क्या है, HgS, जिसको सिनेवार भी बोला जाता है। ठीक है, और कॉपर के अयस्क में क्या आ जाएगा, कॉपर के अयस्क में आ जाएगा क्यूप्राइट। क्या आ जाएगा, क्यूप्राइट और कॉपर पायराइट। क्या आ जाएगा, कॉपर पाइराइट, ये क्या है, कॉपर के अयस्क हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम किसका अयस्क है ये पता चल गया। आयरन के अयस्क कौन से होते हैं, मर्क्यूरी के और कॉपर के कौन से अयस्क होते हैं, ये भी चीज़ें आप क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक बहुत ही मूल्यवान सामग्री है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ डैश का मिश्रण होता है, निकल और क्रोमियम का, कॉपर और क्रोमियम का, निकल और कॉपर का, और कॉपर और गोल्ड का। बताइए किसका मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील में। देखिए जो स्टेनलेस स्टील है ये एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है या फिर एलॉय है। अब जो मिश्र धातु है तो ये दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होगी। यही पूछा है कि जो स्टेनलेस स्टील है इसमें लोहा तो होता है, लेकिन लोहे के साथ साथ और क्या पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, निकिल और क्रोमियम। लोहे के साथ साथ क्या क्या पाया जाता है, निकिल और क्रोमियम पाया जाता है। ठीक है, मेनली जो स्टेनलेस स्टील है ये क्या क्या होता है, इसमें आयरन, निकिल और क्रोमियम पाया जाता है। ठीक है, जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम का काम क्या होता है, क्रोमियम का काम होता है बर्तन को जंग रोधी बनाना, स्टील को जंग रोधी बनाना। और निकिल का काम क्या होता है, तो निकिल का काम होता है बर्तन को मजबूत बनाना
मजबूत के साथ साथ चमकदार बनाना। क्या करना? मजबूत और चमकदार बनाना। ठीक है, इसीलिए स्टेनलेस स्टील जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने देख लिया कि स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है। अब कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं कि कौन कौन सी मिश्र धातु किन चीज़ों से, मतलब किस किस धातुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं पीतल के बारे में। तो पीतल किससे किससे मिलके बना होता है? तो पीतल बना होता है कॉपर और जिंक से मिलके। दूसरा आ जाते हैं कांसा, या फिर इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज किससे मिलके बना होता है? कॉपर से मिलके बना होता है और टिन से मिलके बना होता है। स्टेनलेस स्टील हमने देख ही लिया। अगर सोल्डर की बात की जाए तो सोल्डर किससे मिलके बना होता है? तो ये टिन से मिलके बना होता है और लेड यानी शीशे से मिलके बना होता है। ठीक है, एक है ड्यूरालुमिन। तो ड्यूरालुमिन किससे मिलके बना होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्लस तांबा प्लस मैग्नीज, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीज से मिलके बना होता है। ठीक है, और एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्या है? नाइक्रोम। क्या है? नाइक्रोम। नाइक्रोम किससे मिलके बना होता है? नाम से ही क्लियर है, निकिल और क्रोमियम से मिलके क्या बना होता है? नाइक्रोम बना होता है। एक और छूट रहा है जिसको क्या बोलते हैं? गन मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गन मेटल। तो गन मेटल किससे बना होता है? कॉपर से, साथ में टिन से और जिंक से। किससे मिलके बना होता है? कॉपर, टिन और जिंक से मिलके बना होता है। एक और देख लीजिए जिसको बोलते हैं अमलगम। क्या है? अमलगम। तो अमलगम किससे मिलके बना होता है? अमलगम क्या है? अमलगम में पारा तो होगा ही होगा, और भी कोई धातु से मिलके ये बना होता है, यानी पारा होगा, पारे के साथ कोई और भी धातु मिल जाएगी तो किसका निर्माण करेगी? अमलगम का निर्माण करेगी। तो ये कुछ मिश्र धातुएं हैं किससे मिलके बनी है। देखिए अभी क्या पूछ लिया? स्टेनलेस स्टील का। कल को आपको पीतल पूछ सकता है, कांसा, सोल्डर, नाइक्रोम, गन मेटल, अमलगम किससे मिलके बने हैं ये भी पूछ सकता है। तो आप ये चीज़ें भी क्या है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज में मैग्नीशियम नहीं होता है? कार्नालाइट, डोलोमाइट, एप्सोमाइट या फिर कैसराइट। किस खनिज में मैग्नीशियम नहीं होता है? तो देखिए कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्नालाइट का फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2, KCl.MgCl2.6H2O। ये क्या होता है? कार्नालाइट का फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें तो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। दूसरा आ जाते हैं डोलोमाइट पे। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? CaMgCO3 का होल ट्वाइस। तो देखिए यहाँ पे भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। इसमें पूछा किस खनिज में मैग्नीशियम नहीं होता है, तो इन दोनों में तो मैग्नीशियम प्रेजेंट है। तीसरा आ जाते हैं एप्सोमाइट पे। एप्सोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? MgSO4.7H2O। क्या है? MgSO4.7H2O। तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। चौथा बचा कैसराइट। कैसराइट का फॉर्मूला क्या होता है? SnO2। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम नहीं प्रेजेंट है, तो यही ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग शब्द गढ़ने वाले वॉलेस स्मिथ ब्रोकर की मृत्यु कब हुई थी? जनवरी 2018, फरवरी 2019, फरवरी 2020 या फिर जनवरी 2019। देखिए ये आपके साइंस से जुड़े थे, इसलिए ये प्रश्न आपके साइंस वाले सेक्शन में पूछा गया था। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? फरवरी 2019 में। कब हुई थी? फरवरी 2019 में। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 18 फरवरी 2019 को इनकी मृत्यु हुई थी। जो वॉलेस स्मिथ और ब्रोकर थे, ये एक अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1975 में सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग शब्द यानी जलवायु परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया था, और इनको जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में फादर ऑफ क्लाइमेट साइंस भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? फादर ऑफ क्लाइमेट यस साइंस। क्या बोला जाता था? साइंस कहा जाता था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 फरवरी 2019 को हुई थी। अगला प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डाल्टन, बार्थेलोट, एवोगाद्रो या फिर प्राउस्ट। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो सबसे पहले ये समझिए कि स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है। स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में उसके घटक तत्व जो होते हैं, यानी जो उसमें तत्व प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा निश्चित अनुपात में प्रेजेंट होते हैं। निश्चित एक फिक्स रेशियो में वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बोलता है
स्थिर अनुपात का नियम कि किसी भी जो शुद्ध रासायनिक यौगिक है उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जो घटक प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, फिक्स रेशियो में ही संयुक्त होते हैं। चाहे वो यौगिक कहीं से भी मिला हो, कहीं से भी बनाया गया हो, किसी भी विधि से बनाया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, हमेशा निश्चित रेशियो में या फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रतिपादन जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने किया था। और उदाहरण के तौर पे इन्होंने क्या बताया था कि जैसे वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ये द्रव्यमान के अनुसार है। ठीक है, किसके अनुसार है? द्रव्यमान के अनुसार। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है कितना होता है? 1:8 होता है। अब वो चाहे जल नदी का हो, समुद्र का हो, प्रयोगशाला में बना हो, पर ये जो रेशियो होता है, रेशियो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। यही क्या बताता है? स्थिर अनुपात का नियम यही चीज़ बताता है कि अगर कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक है ना, तो उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। चाहे वो जो यौगिक है कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, किसी भी विधि से भी प्राप्त किया गया हो, जैसा कि पानी चाहे नदी का हो, चाहे समुद्र का, चाहे प्रयोगशाला में बना हो, लेकिन जो उसके कंपोनेंट होते हैं हमेशा फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। और ये बताया किसने था? तो प्राउस्ट ने, जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, कार्ल लिनियस, रॉबर्ट हुक या फिर रोनाल्ड रॉस? तो कार्ल लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, यानी द्विनाम पद्धति को दिया था। ठीक है, कौन? कार्ल लिनियस। इन्होंने एक मानव को बताया था, क्या बताया था? होमोसेपियंस। क्या बताया था? होमोसेपियंस बताया था। और ये किसके बारे में, ये इनके बारे में कहाँ पे बताया था? तो इनकी एक बुक है सिस्टेमा नेचुरी, वहाँ पे इन्होंने इस बात का डिस्कशन किया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं पे चार्ल्स डार्विन की बात की जाए तो जो चार्ल्स डार्विन है इन्होंने विकासवाद के बारे में बताया था। किसके बारे में? विकासवाद के बारे में बताया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, सेल की खोज की थी। और जो रोनाल्ड रॉस है ये मलेरिया के कारण की खोज की थी कि मलेरिया किस कारण से होता है। ठीक है, मलेरिया जो होता है किस कारण से होता है, इसकी खोज की थी। बाकी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घोल किसका कोलाइड विलयन होता है? लिक्विड इन लिक्विड यानी द्रव में द्रव का, द्रव में ठोस का, ठोस में गैस का, या ठोस में ठोस का? तो देखिए, सॉल्यूशन या फिर घोल क्या होता है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन क्या होता है, घोल क्या होता है? सॉल्यूशन वह मिश्रण होता है जिसमें कोई ठोस पदार्थ हो और कोई द्रव पदार्थ हो। और ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में पूरी तरीके से घुला होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। जो ठोस होता है वो क्या होता है? विलेय होता है। और द्रव क्या होता है? द्रव होता है विलायक, जिसमें विलेय घुला होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे नमक और पानी, नमक और पानी का घोल, यही पे बोल सकते हैं शुगर यानी शक्कर और पानी का घोल। तो ये क्या कहलाते हैं? एक प्रकार का सॉल्यूशन या फिर घोल कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे नमक या फिर चीनी ये क्या कहलाते हैं? विलेय कहलाते हैं। और पानी क्या होता है? विलायक होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस में ठोस नहीं, क्या होगा? द्रव में ठोस का। क्या होगा? द्रव में ठोस का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को डैश डैश द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? आइरिस के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा, पुतली के द्वारा, या फिर रेटिना के द्वारा? बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहले एक एक चीज़ों को देखते हैं। कॉर्निया क्या होता है? यह क्या होता है? स्क्लेरा का पारदर्शी भाग होता है, जो सबसे बाहरी भाग ऐसे उभरा हुआ होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, जो कि पुतली और आइरिस के ऊपर होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है? पुतली होता है ब्लैक कलर का, और ये क्या होती हैं? आइरिस होती हैं, मसल्स होती हैं, इनके बाहर होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉर्निया बोला जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। जब भी नेत्रदान किया जाता है ना, तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। और एक व्यक्ति 3 व्यक्ति को नेत्रदान कर सकता है, क्योंकि जो कॉर्निया होती है ना, कॉर्निया में 3 लेयर होती हैं, और एक एक लेयर करके एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों को नेत्रदान कर सकता है। दूसरा आ जाते हैं प्यूपिल या फिर पुतली में। तो ये क्या करते हैं? आँख में प्रकाश पुतली से ही प्रवेश करता है। तो ये क्या होता है?
आँख में कितनी प्रकाश प्रवेश करनी है, नहीं, मात्रा को नहीं डिसाइड करता। ये क्या करता है, आँख में जो आइरिस, ये पुतली क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित करने का काम नहीं करता है। ये जो ब्लैक कलर का भाग होता है ना, ये क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। वहीं पे जो आइरिस होता है, आइरिस क्या करता है, आँखों के रंग को डिसाइड करता है कि कौन से कलर की आँख होगी। साथ ही प्रकाश की कितनी मात्रा आँख में प्रवेश करेगी, ये कौन डिसाइड करता है, आइरिस डिसाइड करता है। और जो पुतली होती है ना, प्यूपिल होती है, उसको भी नियंत्रित करने का काम, पुतली को भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आइरिस करता है। लेकिन जो पुतली होती है, ये प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, प्रकाश को परावर्तित करने का काम नहीं करती है। ये चीज़ आप क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। वहीं पे रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना या फिर इसको क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं। ये जो लास्ट का गोला भाग होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना क्या करता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है, प्रतिबिंब का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। फिर ब्रेन में सिग्नल जाता है, ब्रेन क्या करता है, इसको सीधा करके देता है, इसीलिए वस्तुएं हमको सीधे दिखाई देती हैं। ठीक है। रेटिना पे एक बिंदु पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, मैक्युला लुटिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैक्युला लुटिया, या फिर मैक्युला लुटिया के अलावा इसको और क्या बोला जाता है, इसको पीत बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल और रेटिना के बारे में। ये ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि डैश डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है, पानी, शून्य स्थान, एयर या फिर सॉलिड। देखिए, जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा यात्रा कर सकता है, सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है। उसके बाद लिक्विड, उसके पास बाद गैसियस स्टेट। यानी ध्वनि जो होती है उसकी गति ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर जाके गैस में होती है। लेकिन अगर कोई वैक्यूम प्लेस है, निर्वात स्थान है, जहाँ पे कोई माध्यम नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पे ध्वनि गति नहीं कर सकता। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरियम की संयोजकता या वैलेंसी क्या होती है, कितनी होती है, 1, 2, 3 या फिर 4। देखिए, वैलेंसी या संयोजकता क्या होती है, कोई भी तत्व है कितना इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसको ही क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। अब जो बेरियम होता है ना, बेरियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Ba होता है। तो बेरियम जो पीरियोडिक टेबल के क्षारीय मृदा धातु का तत्व है, क्या है, क्षारीय मृदा धातु का क्या है, तत्व है। ठीक है। इसके वाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके वाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने आप को स्थिर रखने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। इसीलिए बेरियम की वैलेंसी या संयोजकता कितना होती है, 2 होती है। बेरियम 2 फॉर्म में पाया जाता है, 2 रूपों में पाया जाता है, एक बेरियम क्लोराइड के रूप में और एक पाया जाता है बेरियम सल्फेट के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुआली करने वाले पशु के रूप में नहीं जाना जाता, कुत्ता, हिरण, गाय या फिर भैंस। चलिए एक एक ऑप्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो कुत्ता होता है ना, ये मांसाहारी भी होता है, ये क्या होता है, मांसाहारी होता है ये, और या फिर इसको बोल सकते हैं ये कैसा होता है, सर्वाहारी होता है। इसीलिए इसका जो पेट है ये एक चैम्बर वाला होता है, एक कक्ष वाला होता है। इसलिए ये दोबारा भोजन को चबाकर नहीं खाता है, इसलिए जुआली करने वाले पशु के रूप में नहीं आता। वहीं पे हिरण की बात करें तो जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं ना, शाकाहारी जीव ही जुआली करते हैं। इसका पेट कैसा होता है, 4 कक्ष वाला होता है। जब 4 कक्ष वाला पेट होता है तो क्या करते हैं, पहले भोजन को निकलते हैं, बाद में उसको वापस मुंह में लाते हैं और उसको चबाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको निकलते हैं। सेम प्रोसेस गाय भी फॉलो करती है और भैंस भी फॉलो करती है, क्योंकि सारे जीव कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो हिरण, गाय और भैंस ये कैसे हैं, ज्वाली करने वाले पशु हैं, सिर्फ कुत्ता को छोड़ के। इसीलिए यहाँ पे कुत्ता, डॉग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल पृथ्वी की सतह के लगभग डेड डैश को आवरण करता है, 35%, 45%, 60% या फिर 75%। कुल मिला के ये पूछा है कि जो जल है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट को ढकता है। तो देखिए, वैसे तो माना जाता है कि लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है पृथ्वी का, लेकिन मेनली एग्जाम में कितना माना जाता है, 75% पूछा जाता है और इसी को करेक्ट आंसर माना जाता है। और शेष जो 25 से लेके 29% जो भाग होता है,
ये क्या है? भूमि है। और जल में क्या-क्या है? जैसे महासागर का जल है, समुद्र, नदियाँ, झील, हिमनद, ये सब का जल कितना मिला के है? 75% है। इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 75% भाग किससे ढका है? जल से ढका है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमने ज़्यादातर पीवाईक्यू प्रश्नों को सॉल्व किया है। इसमें ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं वो आपके जेल प्रहरी और एमपी फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक के ही प्रश्न हैं, बाकी अदर किसी भी एग्जाम के प्रश्न नहीं हैं। तो ये जितने भी प्रश्न हैं उनके साथ जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, उसके साथ साथ जो डिटेल पढ़ते चले हैं, सारी चीज़ें आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा और उसको दिमाग में बैठाते जाइएगा। जो चीज़ें आपको नहीं पता हो, आप क्या करिए, एक पेन कॉपी लेके बैठिए और वो फैक्ट नोट करते जाइए। एक साइंस नाम से कोई नोटबुक बनाइए और वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बताते चल रही, यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस हो रही हैं, तो उनको क्या करिए, आप नोट करते जाइए छोटे छोटे लाइनों में। बहुत ज़्यादा ऐसे पोथा नहीं भरना आपको कि वो पोथी टाइप का आपको पूरी एक्सप्लेनेशन लिखे ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट फैक्ट आप लिखते जाइए जो कि आपकी याद करने की चीज़ें हैं। तो क्या है, आप जब भी एग्जाम होगा ना, तो एक बार जस्ट ऐसे नज़र मार लेंगे तो वो क्या है, आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। बाकी आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।